गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 40। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, क्लास आपकी 9th है, प्रेमचंद के फटे जूते, और हम वर्कशीट कर रहे हैं 5 अक्टूबर यानी मंडे की। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है हमारा कई वर्कशीट से चला हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे जो लेखक हैं उनके यही समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कोई फटा जूता पहन के किस तरीके से फोटो खिंचवा सकता है। होता है अगर हम जब छोटे हों तो, क्योंकि हम लोग इतना दिखावा करते हैं। मैं तो लड़की हूँ, तो श्योरली अगर मुझे फ़ोटो खिंचवाना हो तो मैं भाग के जाती हूँ। अगर आज से कुछ 1-2 साल पहले की बात की जाए तो मैं ज़रूर लिपस्टिक लगा के आऊँगी, बालों को अच्छे से कंघी करके आऊँगी और देखूँगी किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं। तो यही चीज़ है कि आज के टाइम में हम बहुत दिखावे की तरफ ध्यान देते हैं। यही बात इस पूरी जो चैप्टर है आपका उसमें समझाने, एक तरह से समझाई गई है कि किस तरीके से जो प्रेमचंद जी थे, कितने अच्छे अच्छे उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, लेकिन उनको कोई दिखावे का उनके अंदर कोई था ही नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसे बड़े ही कम लोग होते हैं। तो चलिए, यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, न जाने क्या क्या कहलाते थे। MGR फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यूं ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लूहलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखाई देगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करोगे ना, तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश की जा रही है, हम अंदर से मर रहे होंगे, हम दुखी होंगे, लेकिन हम दिखावे के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। हम शायद गरीब होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि हम गरीब होते हैं, तो गरीबी दिखाने में भी प्रॉब्लम होती है। लोग उस चीज़ को भी ढकने की कोशिश करते हैं कि हम तो गरीब नहीं हैं, हम तो ये नहीं है। तो आप अंदर से घुट रहे हो हर चीज़ में, लेकिन बाहर आप अच्छा दिखाने की कोशिश करते हो। ठीक है, यहाँ पर यही बात की गई है कि जो लेखक हैं उनका जूता तो अगर देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो प्रेमचंद जी के जूते से भी खस्ता है। कम से कम प्रेमचंद जी के जो जूता है उसमें से तो सिर्फ उंगली बाहर दिख रही है, जो नीचे का तलवा है, उनका पाँव सुरक्षित है, उनके पाँव में दर्द नहीं होता होगा, छाला नहीं गिरता होगा। ठीक है, लेकिन जो लेखक है उनका तो जो जूता है वो बिल्कुल नीचे से घिस चुका है। लेकिन वो कहते हैं कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते हो, कि भाई मतलब दिखावे का महत्व नहीं जानते हो, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इसी तरह नहीं खिंचवाऊंगा, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के छाप दे। कहते हैं जब अगर मान लो मेरी जीवनी छापे या फिर मेरे बारे में कभी मेरी कथा लिखी जाए, तो बेशक मैं ऐसा जूता पहन के तो बिल्कुल नहीं खिंचवाऊंगा, चाहे मेरी जीवनी बिना ही फोटो के छाप दी जाए। तुम्हारा यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त करती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया है? ये जो आप देखेंगे इनका एक उपन्यास है। क्या पूस की रात में नीलगाय हलुक का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? क्यों डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत का कफन के चंदे की शराब पी गया है, वह मुस्कान मालूम होती है। ठीक है, तो ये सच में हैरानी की बात है कि भाई जूता एक फोटो खिंचवाया जाता है। तो पिछली बार ये कह रहे थे कि इन्होंने फोटो जो खिंचवाया होगा अपनी वाइफ के कहने पर खिंचवा लिया होगा। ठीक है भाई, चलो चलो खिंचवा लेते हैं ऐसे करके। तो वो यहाँ पर पूरे ही चैप्टर में उनकी सिंप्लिसिटी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके विचार कितने महान थे, कि वो जो सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी वो अपनी किताबों में लिखते थे, बिल्कुल ही लेमैन की लैंग्वेज लिखते थे। कभी जब बड़े हो जाओगे तो कभी पढ़ना इनके उपन्यास को, बड़े ही अच्छे अच्छे उपन्यास होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उस टाइम का। ठीक है ना, तो उनकी यही बात की जा रही है। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि विशेषण का प्रयोग किस महान व्यक्ति के लिए किया गया है, किस महान व्यक्तित्व के लिए किया गया है, तो समझेंगे इसको। महान कथाकार, उपन्यासकार, युग प्रवर्तक आदि विशेषण का प्रयोग प्रेमचंद जी के लिए किया गया है। तो देखने के लिए सिर्फ
एक ही वर्ड का आंसर है प्रेमचंद जी के लिए, लेकिन हमें इस तरीके से लिखना है। आप लोग थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि हम जो क्वेश्चन पूछा होता है क्वेश्चन में से ही उठा के लिखते हैं। जब आप बड़े लेवल के एग्जाम दोगे तब ये काम नहीं करना होता, लेकिन जब हम 10th में होते हैं, 9th में होते हैं, तो हमें आधा आंसर तो हमारे क्वेश्चन से ही मिल जाता है। ठीक है, जैसे महान कथाकार, उपन्यासकार, युग प्रवर्तक आदि विशेषण का प्रयोग। ठीक है, यहाँ तक तो हमें कहाँ से मिल गया, इसी से मिल गया। तो हमें एक्चुअल में याद क्या करना है, सिर्फ प्रेमचंद जी के लिए किया गया है। ठीक है, ये याद करना है। तो आप लोगों को, अब आप 9th क्लास में हैं और एग्जाम देखिए, मिड टर्म का तो मुझे नहीं लग रहा है कि मिड टर्म एग्जाम होंगे। अगर फिर भी कोई नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो आपके फाइनल एग्जाम होंगे और उसके लिए आप अब अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। लेखक के जूते और प्रेमचंद के जूते में क्या फर्क है। देखिए, आप लेखक जो कहना चाहता है ना, अपने जो वो बातें यूज कर रहा है कि भाई मेरे जूते हैं, लेकिन ऊपर से जो उनका जूता है वो कह रहा है कि मेरा जूता नीचे से बिल्कुल घिस चुका है। ठीक है, पैर जो है मेरा दुखता है। लेकिन प्रेमचंद जी का जूता है कि ऊपर से बस वो थोड़ा सा उनकी उंगली दिख रही है। कहता है कि लेकिन फिर भी मतलब पर्दे का महत्व यानी कि दिखावे का महत्व जो है वो तुम नहीं समझोगे। लेखक के जूते और प्रेमचंद के जूते में पहला क्वेश्चन है, क्या फर्क है। आपकी नजर में किसका जूता अच्छा है। तो देखो भाई, आप बताओ किसका जूता अच्छा है कमेंट करके। जूता तो प्रेमचंद जी का ही अच्छा है, हो सकता है किसी और बच्चे को लेखक का जूता अच्छा लग रहा हो। तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप ऐसे फटे जूते में फोटो खिंचवा लोगे। देखो, अगर मैं सच कहती हूँ कि अगर आपकी एज की होती तो बिल्कुल मैं रो रो के बुरा हाल कर देती और मैं बिल्कुल फटे हुए जूते में बिल्कुल नहीं खिंचवाती। लेकिन अब नहीं फर्क पड़ता कि कैसे हैं क्या है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी मैं आप लोगों के लिए जब वीडियो बनाती हूँ, लाइव में आती हूँ, तो ऐसे ही आ जाती हूँ। मतलब ऐसे ही कुछ ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं होती है पहले। तो एक टाइम के बाद तो नहीं फर्क पड़ता है। तो आप लोगों को अब मुझे बताना है कि कौन से बच्चे अभी भी ऐसे हैं, इस एज में भी ऐसे हैं, जिनको बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता कि उनका जूता फटा हुआ है। तो कमेंट करके बताएंगे वो बच्चे। ठीक है, लेखक का जूता ऊपर से तो अच्छा दिखता है, लेकिन नीचे का तला फटा हुआ है, जबकि प्रेमचंद जी का जूता केवल बाहर से फटा हुआ है। ठीक है, मेरी नजर में प्रेमचंद जी का जूता अच्छा है, क्योंकि वह भले ही बाहर से फटा हुआ हो, लेकिन उसमें पैर सुरक्षित है। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर तो यही लिखना है, लेकिन आपको मुझे कमेंट करके क्या आंसर देना है, मुझे बताओगे कि कौन बच्चे ऐसे हैं जो लेखक की तरह इस उम्र में, जिस उम्र में हमारा बहुत ज्यादा ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मन करता है। देखो भाई, मेरा तो बहुत मन करता था उस टाइम पे, लेकिन मिलते नहीं थे, वो अलग बात है, क्योंकि मम्मी पहनने नहीं देती थी। गांव का माहौल ऐसा होता था, इवन काजल भी डाल लो तो मम्मी तो बस बुरा हाल कर देती थी। तो ऐसे वाला हाल था। हालांकि पापा इस चीज में कभी नहीं रोकते थे, लेकिन मम्मी तो नहीं डालने देती थी काजल वगैरह कुछ भी। कुछ गिने चुने कपड़े होते थे वही पहनने होते थे। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना कि किसको फर्क नहीं पड़ता, जो फटे जूते पहन के अभी कोई जा सकता है। कोई ऐसा है, मतलब महान ही होगा कोई बच्चा अगर जो अभी भी इस एज में भी ऐसा कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इस वाक्य में लेखक ने किसकी सादगी और किसके दिखावे की ओर संकेत किया है। ठीक है, उपर्युक्त वाक्य में लेखक ने प्रेमचंद जी की सादगी और दिखावे की ओर संकेत किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उपर्युक्त वाक्य में लेखक ने प्रेमचंद जी की सादगी और समाज के दिखावे की ओर संकेत किया है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो काफी ज्यादा दिखावे को महत्व देता है। तो लेखक ने क्या कहा है, हम। ठीक है, हम यहाँ, हमसे मतलब सिर्फ लेखक नहीं है, यहाँ पे समाज है, क्योंकि जो समाज, जिस समाज में हम रह रहे हैं, और तो उस समाज की यहाँ पर बात की गई है जो दिखावे का संकेत किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में हम करेंगे यहाँ पर, लेखक के हौसले कौन पस्त कर देता है। लेखक के हौसलों को प्रेमचंद जी की जो व्यंग मुस्कान है, भाई फटा जूता पहने बैठे हैं, होता है कि भाई लाइक हम लोग फटे फटे कपड़े पहने होते हैं तो हम एक दूसरे को देख के ऐसे मैं आपको ना एक फोटो शेयर करूंगी, अपनी 5th क्लास की फोटो में शेयर करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें मैं बहुत छोटी हूँ, 5th क्लास में, अराउंड जब हम 100 के हो जाएंगे तब मैं वो फोटो शेयर करूंगी। मुझे ऐसे ही याद आ गई, हम मेरी 5th क्लास की फोटो है वो, और पूरे स्कूल के बैच की फोटो है। तो उसमें लाइक हम ऐसे सब खड़े हैं फोटो में, और एक लड़की साइड में खड़ी है, और मतलब अब मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसका जूता
फटा हुआ है और उसकी भी उंगली निकली हुई है और उसमें से व्हाइट जुराब है वो दिख रही है, मतलब मेरा फोटो जो है 5th क्लास का। तो मैं आप लोगों से पक्का शेयर करूंगी। तो मेरे को याद आ गया कि शायद उस लड़की को भी इसी तरीके से फर्क नहीं पड़ता होगा कि उसका जूता फटा हुआ है, एंड शी इज ऑल्सो स्माइलिंग। बट जब भी मैं उसका फोटो, अब मुझे एकदम से क्लिक कर गया कि जब भी मैं उसका फोटो देखती थी ना, मेरी हमेशा उसी के जो उसके जूते पे नजर जाती थी और मैं उसको कभी कभी बोल भी देती थी। लेकिन आज ये चैप्टर पढ़ रही हूँ तो फिर थोड़ा सा याद आ गया। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो वाली पिक्चर। लेखक के हौसले कौन पस्त कर देता है? लेखक के हौसले प्रेमचंद जी की व्यंग मुस्कान पस्त कर देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे करेंगे। थोड़ा सा पढ़ाई को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा करो, बोरिंग वे में मत पढ़ा करो, और हमें अपनी लाइफ की जो चीज़ें होती हैं उनको रिलेट करते हुए पढ़ना चाहिए। प्रेमचंद जी की मुस्कान के कौन कौन से संभावित कारण लेखक ने बताए हैं? क्या फोटो खिंचाते समय आप भी मुस्कुराते हैं और क्यों? देखिए, मैं तो मुस्कुराती हूँ इसलिए कि फोटो अच्छा है। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्माइल अच्छी नहीं होती तो वो बिल्कुल ही नहीं मुस्कुराएंगे, मतलब मेरे आसपास हैं ऐसे लोग। और कई बार होता है कि जब एक ये भी रहता है कि जब दोबारा हम फोटो देखें तो एक स्माइल आ जाए कि हम उस टाइम पे खुश थे, है ना। मेन तो रीजन ये होता है कि हमारा फोटो अच्छा है। लेखक ने प्रेमचंद जी की व्यंग मुस्कान के निम्नलिखित संभावित कारण बताए हैं कि क्या क्या रहा होगा। या तो होरी का गोदान हो गया। ठीक है, ये उनकी जो उपन्यास लिखे हैं उनके कैरेक्टर्स के बारे में ही बात है कहीं ना कहीं से। या तो होरी का गोदान हो गया, या पशु की रात में नील गाय हुलक का खेत चर गई, या सुजान भगत का लड़का मर गया, या माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। हाँ, फोटो खिंचवाते समय हम भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि मुस्कुराते हुए फोटो खिंचवाने से फोटो बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, मेरा यही रीजन है। आप कुछ और रीजन लिख सकते हो सकता है आपके माइंड में ये हो कि आप एक हंसी वाली मुस्कान ही याद रखना चाहते हो, अच्छी यादें याद रखना चाहते हो। अब रोते हुए तो कौन फोटो खिंचवाता है? कोई नहीं खिंचवाता रोते हुए, तो है ना, खिंचवाएगा ही नहीं। अगर वो रो रहा होगा तो छोटे बच्चों की हम जबरदस्ती खींच लेते हैं, वो अलग बात होती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम 1000 लाइक्स तो हम क्रॉस ही कर चुके हैं, तो आपको इस वीडियो को पहुंचाना है। मैं ज़्यादा लाइक्स बना रही हूँ, 1500 लाइक का कर लेते हैं टारगेट। ठीक है, 1500 लाइक्स तक इस वीडियो को पहुंचाना है, पहली बात ये। दूसरी बात ये देखिए कि यहाँ पर जो मैंने आंसर लिखा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैंने आंसर को थोड़ा फॉर्मेटिंग वे में लिखा है। तो आप क्या करोगे, आप डॉट्स तो नहीं लगा सकते हो, तो क्या करोगे, इस तरीके से कुछ ऐसा बना दिया करो। जब ऐसे उसमें लगाना होता है वैसे डॉट्स भी लगा सकते हो, ऐसे ऐसे करके। पेन से थोड़ा टाइम लगता है उसमें। इस तरीके से बुलेट्स की फॉर्म में आंसर लिखोगे तो उससे क्या होता है, आंसर जो होता है ज़्यादा रीडेबल हो जाता है और टीचर को पढ़ने में आसानी होती है। और फॉर्मेट में लिखा हुआ आंसर जो होता है आसान हो जाता है, उससे हमें थोड़े से मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। ट्रस्ट में, जब मैं भी पेपर चेक करती हूँ थोड़ा सा मन ललचा जाता है। हालांकि एक बच्चे ने ऐसा, दोनों ने इक्वल आंसर लिखा हो लेकिन एक की फॉर्मेटिंग अच्छी हो तो मन कर जाता है कि इसको थोड़े ज्यादा आंसर दे दो। मैं ये आपको सभी टीचर्स की बात बता रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब निशा मैम अपने बच्चों के पेपर चेक करती हैं या हम लोगों के साथ लेकर बैठती हैं, निधि मैम वगैरह हम लोगों के साथ बैठती हैं, तो कई बार बच्चों के पेपर दिखाती हैं वो कि देख इस बच्चे ने कितना सुंदर लिख रखा है, मेरा मन कर रहा है मैं इसको, मतलब ऐसा होता है। तो हमें थोड़ा सा अपनी राइटिंग पे और रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम किस तरीके से आंसर लिख रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम टारगेट को अचीव कर लेंगे। जैसा कि आप लोग, मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आप लोग, मैं बोलूंगी कि इस इतने नंबर ऑफ लाइक तक आपको पहुंचाना है और आप लोग पहुंचा दोगे। मतलब मैंने ऐसे ही सेट किया था कि चलो टारगेट सेट करने की आदत डालते हैं। तो ऐसे ही सिर्फ टारगेट, सिर्फ ये वाला अचीव नहीं करना है आपको, साथ के साथ अपने डे का टारगेट भी आपको बनाना है कि भाई मैं रिवीजन स्टार्ट कर दो। नहीं रिवीजन स्टार्ट करना है तो आप एटलीस्ट जितनी वर्कशीट आई है मैं उनको अच्छे से करूंगा। ठीक है, एक बार लिख लूंगा, लिखने के बाद चाहे छोटा सा एक बार मैंने लिख दिया, लिखने के बाद में एक बार पूरी वर्कशीट जो है और पूरे जो आंसर्स हैं एक बार उनको दोबारा रीड करूंगा। चलो याद नहीं करना, जो रीड करता है तो उसको याद करना है, और जो अभी तक रीड ही नहीं करता तो वो रीड करेगा। बेटा थोड़ा थोड़ा सा चेंज ले आओ, थोड़ा थोड़ा सा चेंज करना स्टार्ट कर दो अपने अंदर, फिर देखना बहुत कुछ हो जाएगा जिंदगी में। ठीक है, तो चाहो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि मैम हमने उसके साथ शेयर किया, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया, अपने चाचा के बच्चे के साथ शेयर किया, तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को इतनी ज़्यादा चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो फिर मेरा भी मनोबल बढ़ता है, तो मैं भी और ज़्यादा अच्छे तरीके से मेहनत करने, जितनी मेहनत आप लोग करते हो उतना ही फिर मेरा भी मेहनत करने का मन करता है कि बच्चे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो मुझे भी उनके लिए कुछ करना है और ज़्यादा ईजी वे में पढ़ाई को कराना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।